Good morning, all of you. I am Jigme Dr. Rakesh Shah, Professor, Department of Organ of Medicine. Here, I want to start my lecture with Robert's philosophy. The topic is Our Remedies, Why They Act. Chapter is 7. Our Remedies, Why They Act. हमारी मेडिसिन दवाइयाँ क्यों एक्ट करती हैं, इसके पीछे क्या वजह है. So, start this chapter. As we believe that homeopathy is based on the fundamental laws. फर्स्ट ईयर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि होम्योपैथी एक फिक्स्ड प्रिंसिपल्स जिसपे ये साइंस बेस है. ये प्रिंसिपल्स इटर्नल है, नेवर चेंजिंग प्रिंसिपल्स है. भले ही कोई सी भी कंडीशन हो, कंडीशन इन द सेंस कि डिजीज कंडीशन हो, भले ही एक्यूट कंडीशन हो, भले ही क्रॉनिक हो, भले ही इमरजेंसी कंडीशन हो या एपिडेमिक हो, एंड किसी भी तरह की कंडीशन के अंदर हमारे जो प्रिंसिपल्स जिन पे हम वर्क करते हैं वो प्रिंसिपल हरदम सेम रहेंगे. इन्हीं प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है. और इसके साथ साथ जो हमारे कार्डिनल प्रिंसिपल्स जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े थे वो भी इटर्नल है, नेवर चेंज इन एनी कंडीशन. तो हमने ये जाना होम्योपैथी के अंदर कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बेसिक नॉलेज क्या है, जो हमारी होम्योपैथी है वो सब हम पढ़ चुके हैं. तो वी बिलीव दैट होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल लॉ एज वेल एज अंडरस्टैंड मेडिसिन इन बोथ स्टेट. इसके साथ साथ हमें जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि फिजिशियन को नॉलेज ऑफ मेडिसिन होना चाहिए है, नॉलेज ऑफ हाउ टू कंडक्ट ड्रग प्रूविंग, ये नॉलेज हम चाहिए. तो मतलब जितने भी कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं उनको हमें अगर पता है तब हम उनको सही मायने में यूज में ले सकते हैं प्रैक्टिस के अंदर. आप लोगों को ध्यान होगा कि जो अपोरिज्म थर्ड है, ये अपोरिज्म अपने आप में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. इसके अंदर बताया गया है कि फिजिशियन बनने के लिए या फिजिशियन होने के लिए क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए. मतलब कि कहीं से डॉक्टर की डिग्री आप ले लें तो वो आपको फिजिशियन नहीं कहलाएगी जब तक आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज ना हो जो कि थर्ड अपोरिजिनल में हम पढ़ चुके हैं. वो क्वालिटीज अगर ना नहीं है तो आपकी ये डिग्री किसी काम की नहीं है, आप फिजिशियन नहीं है. तो फिजिशियन बनने के लिए जो हमने थर्ड अपोरिजन के अंदर पढ़ा था वो सारे पॉइंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है. क्या होम्योपैथिक प्रिंसिपल कौन से लॉस पे, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, उसका अगर हमें पता नहीं है तो हम प्रैक्टिस के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते. तो इसी तरह फिजिशियन को मेडिसिन की क्या एक्शन है हेल्दी स्टेट के अंदर और डिजीज स्टेट के अंदर, मेडिसिन के एक्शन क्या है, उस एक्शन का हमें कैसे पता लग सकता है, वो अगर फिजिशियन को नहीं पता है तब प्रैक्टिस करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फिजिशियन. तो मेडिसिन के एक्शन मालूम करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ड्रग प्रूविंग. और ड्रग प्रूविंग होनी चाहिए हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे. तब ही एग्जैक्ट एक्शन मेडिसिन का हमारे पास में रहेगा और वही इंफॉर्मेशन डिजीज के दौरान जब हम उस मेडिसिन को यूज में लेंगे तब उसका हमारे पास में एक मैप रहेगा, एक आइडिया रहेगा कि ये मेडिसिन है, इसके इसमें इस तरह के सिम्टम्स आए थे और ये डिजीज है तो उसके अंदर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, दोनों के अंदर सिमिलरिटी है
तब हम वी कैन यूज कॉन्फिडेंटली दैट मेडिसिन. सो knowledge of action of drugs on healthy human being to the drug proving and implies this knowledge of drugs in curing the sickness. It's very simple. मीन्स जो नॉलेज हमें ड्रग प्रूविंग के दौरान मिली उस नॉलेज को हमें अप्लाई करना है बीमारियों को ठीक करने में. दैट्स वेरी सिंपल साइंस. if we follow our principles, our fundamental law without any biased mind and simply apply these principles to curing the disease, then this science is very beautiful, very easy to understand. Now let's move to next paragraph. To understand the action of our remedies, for this have to understand the sources from which our remedies are derived and calculate their activity in natural state. To understand the action of our remedies, हमारी मेडिसिन का एक्शन जानने से पहले हमारे लिए कुछ चीजें जानना जरूरी है, जैसे कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन उनके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें मेडिसिन मिल सकती है. ओके, सो देयर आर बेसिकली three types of sources. These are animal, vegetable and mineral kingdom, or we can classify again in two groups, living and non-living sources. Living source is the animal and vegetable, and non-living is the minerals sources. We see the highest form of living activity in animals such as snake venom, spider venom, sepia, stings of bees and insects are blamed to causing and treating disorder. We have seen in our observation. Means जो दवाइयाँ हम एनिमल सोर्स से लेते हैं उन दवाइयों का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं जिसको हम डिजीज में उनको मैच करते हैं और फिर मेडिसिन को हम सेलेक्ट करते हैं. तो जैसे कि स्नैक वेनम की एक अपनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी है, ठीक है. सीपिया की अपनी एक पर्टिकुलर सिम्टोमेटोलॉजी है, बीस की अपनी तरह की अलग सिम्टोमेटोलॉजी. तो उन सब चीजों का नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए कि ये मेडिसिन कौन से एनिमल सोर्स से हमें मिली है और इसके क्या एक्शंस हैं, किस तरह के सिम्टम्स ड्रग प्रूविंग के दौरान ये प्रोड्यूस करती है और हमें इस मेडिसिन को बीमारियों को ठीक करने के अंदर कैसे यूज में लेना है. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ गई. दूसरा सोर्स, लाइक दिस वी गेट ड्रग्स फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेज आल्सो. These sources have the power of protection through poisonous properties like Rus family, highly active in crude and potentized form, affecting profoundly humans from so many. अब हम बात करते हैं वेजिटेबल सोर्स. ये ऐसी कुछ दवाइयाँ जो हमें वेजिटेबल किंगडम से हमें मिलती है. These sources have the power of protection through poisonous properties. Means कि जैसे कि रस्ट स्टॉक्स है वेरी पॉइजनस प्लांट और इसके इफेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा. इन अगर क्रूड फॉर्म के अंदर कोई पर्सन इसको ले ले तो कई तरह के एडवर्स कंडीशंस, एडवर्स रिएक्शन बॉडी में डेवलप हो जाते हैं. और इसको पोटेंटाइज्ड फॉर्म के अंदर लेते हैं तब
affecting profoundly humans from so many years. और ये वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन के कई तरह के दुष्प्रभाव, पॉइजनस इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और यही अगर डिजीज के दौरान हमें इस तरह के सिम्टम्स हमें किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं, तब हम श्योरली रेस्टॉक्स को यूज में ले सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिम्टम सिमिलैरिटी ऑफ द पेशेंट, along with another source of drugs from mineral kingdom like iron, silicon, metals, and others also, which have profound power to affect human beings. इनके अंदर भी इतनी पावर होती है कि वो हमें अफेक्ट कर सकते हैं. The effectiveness of the source released through trituration and suction. इनकी जो एक्शन की इफेक्टिवनेस है उसको हम बढ़ा सकते हैं ट्राइचुरेशन के द्वारा एंड सक्शन के द्वारा हम इसको बढ़ा सकते हैं. आफ्टर पोटेंटाइजेशन मीन्स कि हमारे पास में जितनी भी मेडिसिन, जितने भी किंगडम से हमारे पास में आ रही है, उन मेडिसिन की पावर को, उन मेडिसिन के एक्शन को हम पोटेंटाइजेशन के द्वारा कई गुना बढ़ा सकते हैं. और इस बढ़ी हुई पावर को हम यूज में ले सकते हैं डिजीजेस को ठीक करने के लिए. और वो हमें चाहिए क्वांटिटी, बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी ही हमारे लिए सफिशिएंट है डिजीजेस को ठीक करने के लिए. अगर क्रूड फॉर्म के अंदर हम यूज में लेते तो क्या होता, कई तरह के साइड इफेक्ट्स, कई तरह के वायलेंट रिएक्शन हमें देखने को मिलते पेशेंट के अंदर. इसलिए हम उसको पोटेंटाइज करके मिनिमम फॉर्म के अंदर हम उसको यूज में लेते हैं. After potentization, substances from animal, vegetable, and mineral sources become more effective, being of the breaking of atomic relationship from which they act directly upon the energy of the person, releasing of radioactive power due to disintegration through the process of potentization. Potency is more effective. क्या हुआ कि आफ्टर पोटेंटाइजेशन के बाद में जो पोटेंसी हमने बनाई वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है. हेंस वी अंडरस्टैंड दैट हाउ नेचुरल लॉज वर्किंग, the laws ruling homeopathy are apparently not closely connected with the laws ruling other forms of science. Even so, the knowledge borne in mind that this is one manifestation. It differs only in manifestation but not in essence. We understand that how natural laws work. तो हम इस मैकेनिज्म से हमने क्या समझा कि जो हमारा जो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है. मीन्स कि जब हम उसी ड्रग सब्सटेंस को जब हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देते हैं तो जिस तरह के वो सिम्टम्स बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा है तो वही सिम्टम्स को वो ठीक भी करता है डिजीज के दौरान, ड्यूरिंग सिकनेस. तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन ऑल कंडीशंस ऑफ डिजीजेस एंड all in all working in all age group also. Okay, now this lecture is complete regarding this chapter. Thank you.